मैं बेचारे को, कोई दिक्कत नहीं है, उसको राइटर बाबा बन जाएगा वो आगे चल के, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, होता है उसको समझाना है, बहुत समझाना है उसको। आ जाओ। हाँ, जब तक चैप्टर कंप्लीट होगा तब तक मैं घर नहीं जाने देना। चैप्टर 14 कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्या क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हो सकता है 11 बजे तक बैठे अपन। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। आ जाओ। देखो, अपन पढ़ चुके हैं कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है पढ़ा है नहीं है, ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो एक बनते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स और एक बनते हैं कॉस्ट अकाउंट्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले किस किस को कॉस्ट अकाउंट बनाने, ये सारी बातें। सबसे पहले तो इन्हें बेसिक एक्ट के बारे में बताया है। द कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट to make the rules so that companies engaged in specific industries, manufacturing, providing goods and rendering services are compelled to maintain their cost records by getting their audited by section 148. कंपनीज एक्ट 2013 ने पावर किसको दी? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या पावर दी? कि आप बताएंगे किस किस को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं और कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट कराना है। Thus, it is subordinate legislative power of the central government to make the rules and maintenance of cost records and the audit thereof with respect to the specific industries. Accordingly, the central government has made from the time to time several notifications, orders since the provisions were made in the Erstwhile Companies Act 1956 as well as under the current Act 2013। मतलब सीधे सीधे से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, समय समय पे अलग अलग क्या देते गए, प्रोविजंस, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स देते गए कि बताने के लिए कौन कौन कॉस्ट अकाउंट्स बनाएगा, कौन कौन कॉस्ट ऑडिट कराएगा। इस चैप्टर में मेनली हमको यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कि किस किस को कॉस्ट अकाउंट्स बनाने हैं और किस किस को कॉस्ट अकाउंट्स ऑडिट कराने हैं। वेरी इजी है ये। हाँ या नहीं बोलो। सबसे पहले इन्हें डेफिनेशन दी है, बहुत बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, फटाफट कवर करते हैं। सबसे पहले एक्ट, जहां पे भी एक्ट बोले मतलब एक्ट का मतलब क्या है, यहां पे कंपनीज है। कोई दिक्कत है क्या? कस्टम टैरिफ एक्ट क्या होता है? जो कस्टम में कितने कितने रेट लगते हैं वो एक कस्टम टैरिफ हेडिंग है, वो यहां पे एप्लीकेबल होगी। क्या बोला है? कस्टम टैरिफ हेडिंग मींस द हेडिंग एज रिफर्ड इन एडिशनल नोट्स इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। मतलब कस्टम टैरिफ, कस्टम एक्ट है, पढ़ोगे अभी तुम कब? ग्रुप 1 में जब टैक्स पढ़ोगे तो कस्टम पढ़ोगे। तो कस्टम में कस्टम टैरिफ एक्ट है जिसने टैरिफ बताए हुए कितना कितना रेट कस्टम ड्यूटी लगेगी, उसको यहां पे रेफर करना पड़ सकता है। बस ये बोला है। हाँ या ना बोलो। तीसरा क्या है? कॉस्ट अकाउंट्स इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। सीए इन प्रैक्टिस होता है, सीएस इन प्रैक्टिस होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। जिसने सीए कॉस्ट अकाउंटेंट का जो एग्जाम हो सीए में क्वालिफाइड हो, साथ में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसने लिया हो, जैसा सीएस के साथ होता है सेम है। हाँ या ना बोलो। वही लिखा है, मींस अ कॉस्ट अकाउंटेंट डिफाइंड इन क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट हु होल्ड्स अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर सबसेक्शन 1 and who is deemed to be in practice in subsection 2। या तो उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो या तो फिर डीम टू बी इन प्रैक्टिस। अब ये डीम टू बी इन प्रैक्टिस क्या होता है? मान लिया गया कि वो प्रैक्टिस में है। कब मानेंगे? ये कॉस्ट रिकॉर्ड वाले, ये कॉस्ट अकाउंटेंट एक्ट में लिखा हुआ है, वो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ या ना बोलो। कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है? वो कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है प्लस उसको अपॉइंट किया गया है एज ए ऑडिटर। हाँ, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस एज डिफाइंड हु इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट बनाता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। जो अकाउंट्स बनते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स। हाँ या नहीं? फॉर्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म्स एनेक्स टू दिस रूल्स, रूल्स के साथ जो फॉर्म्स आते हैं पूरे लॉ में तुमने अलग अलग जगह पे पढ़ा हुआ है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिफर टू कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015 जो भी दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स इन इंडिया। ऑल अदर वर्ड्स एक्सप्रेस यूज दिस आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से देख सकते हो, कोई बहुत ज्यादा खास बात नहीं है। हाँ या ना फटाफट बोलो। कॉस्ट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है क्या? किसको बनाना है? ये जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा यहाँ पे ऊपर जो पैरा है ना, उसको पूरे को इस डायग्राम के रूप में इन्हें बताया गया है, सबसे अच्छा है। एप्लीकेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ, ये क्या है? रूल 3 है। ये क्या है? रूल 3। याद रखना रूल 3 क्या बोलता है? किस किस को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है, किस किस को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड पहले क्या होनी चाहिए? डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनी होनी चाहिए, लिस्टेड इन टेबल ऑफ रूल
3, रूल 3 में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें क्या होनी चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए। रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड कुछ भी हो सकती है। मतलब क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटेंट वालों ने दो सेक्टर बांट दिए, रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड मतलब जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल चलेगा, नॉन रेगुलेटेड जिसमें कोई कंट्रोल नहीं चले। रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड हो, और साथ में क्या हो, इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विस हो, गुड्स और सर्विस वाली कोई भी हो सकती है। ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कितना होना चाहिए, 35 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो मोटा मोटी अगर मैं बोलूं, डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनी लिस्टेड इन रूल 3, क्या क्या, डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनी लिस्टेड इन रूल 3, रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड, जिसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 35 करोड़ से ज्यादा है, उसको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। हाँ या नहीं, फटाफट बोलो। एक बार ये फॉर द पर्पस से लेके इतना रीड करो, मेन बातें जो मैंने बताई वही लिखी होंगी, जल्दी रीड करो। रेगुलेटेड यानी जिसको सरकार कंट्रोल करती है, पहला क्या है, टेलीकॉम, दूसरा क्या है, ट्रांसमिशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स, शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल। नॉन रेगुलेटेड में 25 नाम है, मशीनरी, मैकेनिकल, टर्बोजेट्स, आर्म्स, ठीक है क्या, प्रोपेरेंट पाउडर्स, रेडार अपैरेटस, रेडियो नेविगेशनल, टैंक्स एंड अदर, ये पोर्ट सर्विसेज है ना, एरोनॉटिकल सर्विसेज, आयरन एंड स्टील, रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, रबर एंड लाइट प्रोडक्ट्स, कॉफी एंड टी, रेलवे और ट्रेनवे, सीमेंट, ओर्स एंड मिनरल्स, मिनरल फ्यूल्स, बेस मेटल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जूट प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन सर्विस, मिल्क पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, टायर्स, पल्प, टेक्सटाइल्स, ग्लास, अदर मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल्स, प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ, ये सारी चीज का ट्रेडिंग या प्रोडक्शन। हाँ या ना, फटाफट बोलो। तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, बस नजर मारने की जरूरत है। हाँ या नहीं, रूल 3 ने क्या बोला, किसको किसको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने, डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनी, रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड, जिसका प्रीवियस टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है क्या, वो क्या हो, उसको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। अब क्या है, कॉस्ट ऑडिट किसको कराना है, क्या है, कॉस्ट ऑडिट किसको कराना। ये पूरा जो पैराग्राफ दिया है, इसको भी इस डायग्राम से समझाया हुआ है, पहले इस डायग्राम को समझना, फिर मैं रीड करा दूंगा। कॉस्ट ऑडिट किसको कराना है, ये किसने बोला, पहले तो रूल 4 ने, किसने बोला, रूल। ऑडिट कब होगा, जब रिकॉर्ड्स बने होंगे, तो ऑब्वियस बात है रूल 3 लगना चाहिए, तभी रूल 4 लगेगा, रूल 3 लगना चाहिए। अगर रूल 3 में रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड था, अगर हम रूल 3 के हिसाब से रेगुलेटेड में आते हो, और से पहला वाला डब्बा देखना, अगर आपका एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़ से ज्यादा है, 35 करोड़ से ऊपर में क्या बनाना था, रिकॉर्ड्स, और 50 करोड़ से ऊपर में क्या कराना है, ऑडिट, रेगुलेटेड को। और आपका ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर कितना है, 50 करोड़, एनुअल एग्रीगेट, एंड ये बीच में एंड है, ठीक है, एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज 25 करोड़ से ज्यादा है। मतलब कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस का टर्नओवर क्या है, 25 करोड़ से, हो सकता है आप 2-3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, तो ओवरऑल कंपनी कितना होना चाहिए, 50 करोड़ से ज्यादा, एंड इंडिविजुअल किससे होना चाहिए, 25 करोड़ से ज्यादा। तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। नहीं कि हाँ फटाफट बोलो, नहीं समझे। सेम कंडीशन अगर आप नॉन रेगुलेटेड हो तो थोड़े फ्री हो, तो आप 100 करोड़, सेम ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ग्रेटर देन कितना है, 100 करोड़ से ज्यादा। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कितनी है, 35 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। हाँ या ना, फटाफट बोलो। सुनना, रेगुलेटेड में किसको, ओवरऑल 50, इंडिविजुअल प्रोडक्ट 25, ओवरऑल 100, इंडिविजुअल प्रोडक्ट 35, पक्का। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवरऑल रेगुलेटेड में है पर ओवरऑल 50 क्रॉस करते हैं, इंडिविजुअल 25 क्रॉस करते हैं, तब भी उनको कराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन रेगुलेटेड में है, ओवरऑल 100 के पार हैं, 35 के भी पार हैं, पर कराने की जरूरत नहीं है। किसको, ये वाला। अगर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, 75% इज ग्रेटर देन 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू, आपने 50 करोड़ ज्यादा कर लिया, लेकिन आपका मैक्सिमम रेवेन्यू कहां से आ रहा है, एक्सपोर्ट से आ रहा है। कहां से आ रहा है, एक्सपोर्ट से आ रहा है। तो रूल 4 विल नॉट अप्लाई, ओनली रूल 3 विल अप्लाई। मतलब ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत है।
हाँ या नहीं बताओ। या फिर आप कहां पे हो, SEZ में हो, कहां पे हो, हाँ, तो भी आपको क्या SEZ, तो भी आपको कोई टर्नओवर की बात ही नहीं है, SEZ में हो कितना भी टर्नओवर हो आपको रूल 4 नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, रूल 3। सेम चीज यहां पे भी है, अगर एक्सपोर्ट से 75% से ज्यादा है या SEZ में हो तो रूल 4 नहीं लगेगा, रूल 3। तो कानून सिर्फ दो ही हैं, मतलब एक ही कानून है देखा जाए तो, क्या, अगर आप 50 करोड़ ज्यादा ओवरऑल और 25 करोड़ से ज्यादा इंडिविजुअल तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराना है, लेकिन आप SEZ में हो तो मत कराना। दूसरा क्या है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो मत कर, टोटल रेवेन्यू का 75% ज्यादा क्या है, एक्सपोर्ट है तो मत कर। सेम एक्सेप्शन उसके लिए भी है, नॉन रेगुलेटेड के लिए, लेकिन बस क्या बोल दिया कि वहां पे टर्नओवर 100 हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, 35। हाँ या ना। अब ये उनने उसी भाषा को एक्सेप्शन में और रूल के भाषा में, मतलब लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये अभी आप रीड करोगे इसी वक्त मेरे सामने, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को बताओगे, मैं रीड कराऊंगा। अच्छे से इत्मीनान से रीड करना, कर ले रहे हो। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, खुद प्रोड्यूस करके खुद कंज्यूम। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है तो आपने खुद का एक छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट लगा रखा है, और उसकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होती है आप बाहर मार्केट में नहीं बेचते, उसको आप क्या कर लेते हो, खुद कंज्यूम कर लेते हो। तो विच इज इंगेज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन थ्रू कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट। आई के बाद सर में आपने एक ऐसा प्लांट लगाया जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा आपके लिए, क्या बात समझ में आ रही है, तो वो भी अगर आप उसमें काम में इंक्लूड हो तो भी आपको कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो वही एक्सेप्शन में तीसरा नहीं बोला क्या डायग्राम में, 3 एक्सेप्शन है। एक, अगर एक्सपोर्ट करते हो 75% ज्यादा, दूसरा SEZ में ऑपरेट करते हो, तीसरा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए। क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हो, काई के लिए, कैप्टिव कंजम्पशन के लिए। तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो आपका बिजनेस होगा या जो काम होगा उसमें आपको कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। आई क्या बात समझ में, नहीं आई। अगला क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। क्या बोला, कॉस्ट रिकॉर्ड, every company under these rules including all units and branches thereof shall in respect of each of its financial year commencing on or after 1 अप्रैल 14 will maintain cost records in the form CRA 1। मतलब ऊपर जिसमें जो भी रूल में आए हैं उन सबको 1 अप्रैल 14 के बाद से, उसको 1 अप्रैल 14 के बाद से क्या करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना चालू करना है। अभी क्या चल रहा है, 2023, 14 तो निकल गया, आराम से सब बना रहे होंगे, हाँ या नहीं। सेकंड पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी कवर्ड इन सीरियल नंबर 12 एंड सीरियल नंबर 24 to 32 ऑफ आइटम बी, ऊपर जो आइटम लिस्ट बी थी अनरेगुलेटेड, उसमें जो जो किसमें है, 12 और 24 से 32 में, रूल 3 के, बोलो हाँ या नहीं। The requirement under the rule shall apply in respect of each of its financial commencing after 1st of April 15। उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया था, उनको कब से करना था, अप्रैल 15, आधों को 14 से, आधों को 15 से। अब ये पॉइंट रिलेवेंट नहीं है क्योंकि अब तो सब कर रहे होंगे, हाँ या ना बोलो। फिर क्या बोला, द कॉस्ट रिकॉर्ड रिपोर्ट इन सब 1 शैल बी मेंटेन ऑन रेगुलर बेसिस इन सच मैनर एज टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ operation, cost of sales and margin of each of its products and activities for every financial year on monthly, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअल बेसिस। मतलब आपको ऐसे कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है जहां कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर सेल्स, कॉस्ट पर प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन सब निकल के आ पाए। वो चाहे आप मंथली बनाओ, क्वार्टरली बनाओ, एनुअल बनाओ, जो आपकी इच्छा है वो बनाओ। कुल मिला के कॉस्ट रिकॉर्ड क्या होंगे, जिसमें कॉस्ट पर यूनिट निकले, कोई अलग बात थोड़ी है। हाँ, दिमाग की बत्ती बंद हो गई है अब। अगला क्या है बेटा, जब तक चैप्टर खत्म होगा दम नहीं तोड़ना, ठीक है क्या। तीसरा क्या है, भले बस कर आगे सबको घर भेज देंगे यहां से आखिरी में। द कॉस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन इन सच मैनर, द कॉस्ट रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन इन सच मैनर so as to enable the company to exercise as far as possible control over the various operations and costs to achieve optimum economies in utilization of resources, and these records shall provide necessary data which will require to be furnished under these rules। क्या मतलब, मतलब ऐसे कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओ जिससे हमको ये पता चले कि हमको कितना, हम किस कम से कम कॉस्ट कितनी लग पाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा हो। किसका फायदा हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, हमको सफिशिएंट डेटा मिले ताकि हम क्या कर पाए, सही डिसीजन ले पाए, ताकि हम क्या कर पाए, सही डिसीजन ले पाए। हाँ या ना बोलो। एसी चालू कर दोगे क्या प्लीज।
हम 10 मिनट बंद कर देना जब ठंडा हो जाएगा, तो ठंडी हो जाएगा तो अपन गर्मा कर लेंगे। हो सकता है दिमाग में साइकोलॉजी हो जाती है, जैसे होता है ना कि इस तरह कहीं अलग जगह पे सो जाओ तो नींद नहीं आती है, बस अपन तो काम प्लेटफॉर्म में ले गए, कोई दिक्कत नहीं है। नींद तो मेरे को भी वैसे मतलब वैसे सो जाता हूँ मैं, अपने घर में भी नहीं सोता हूँ, सोता हूँ तो फिर कहीं भी सो जाता हूँ। चलो आप क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, नालायक। अगला क्या है, कॉस्ट ऑडिट। अगला क्या है, कॉस्ट ऑडिट। देखो टाइम पास वाला मत पढ़ना प्लीज, हाँ मैं पूछूंगा नहीं बनेगा तो मैं नहीं जाने दूंगा, ठीक है। ये देख लो कॉस्ट ऑडिट की इतनी लंबी कहानी है, ये पूरे को इस डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ देख लो ये कौन सा है, रूल 6। कौन सा रूल है, रूल 6 क्या बोलता है, सबसे पहले बता दूं, ये एक साल है, 1 अप्रैल 18, 31 मार्च 19 को खत्म हुआ, बोलो हाँ। इस फाइनेंशियल ईयर के कॉस्ट ऑडिट कराना है तो कॉस्ट रिकॉर्ड साल के अंत में खत्म होंगे। ये साल खत्म होने के, ये सॉरी ये साल शुरू होने के 6 महीने के अंदर अंदर, ये साल शुरू होने के 6 महीने के अंदर अंदर कॉस्ट ऑडिटर क्या हो जाएगा, अपॉइंट हो जाएगा। हाँ या नहीं, विद इन 180 डेज क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट। वो साथ साथ में साल भर ऑडिट करता रहेगा, बोलो हाँ या नहीं। तो विद इन 6 मंथ्स क्या हो जाएगा, अपॉइंट हो जाएगा। जैसे ही अपॉइंट होगा आपको किसको इंटीमेशन देना पड़ेगा, सीजी को, कि भैया आपने हम पे लगाया था कि कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना, हमने अपॉइंट कर लिया है। अच्छा, सीजी को इंटीमेशन देने की डेट क्या है, बोर्ड मीटिंग, अपॉइंटमेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, द कंपनी शैल इन्फॉर्म द कॉस्ट ऑडिटर कंसर्न ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। सबसे पहले तो किसको बताओ, कॉस्ट ऑडिटर को, हेलो बधाई हो आपका अपॉइंटमेंट हो गया है, कल से काम हो जाना, नौकरी लग गई तुम्हारी, बताओगे उसको हाँ या नहीं। फिर किसको बताओगे, सीजी को। क्या बताओगे, हेलो तुम हमारे सर पे चढ़े थे, कॉस्ट ऑडिटर रखो, कॉस्ट रखो, आखिरकार हमने कॉस्ट ऑडिटर रख लिया है, अब रोना गाना मत बचाना। कब बताओगे, फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट सीजी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग इन विच सच अपॉइंटमेंट इज मेड। जिस दिन अपॉइंट किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर, ऐसा नहीं कि भूल गया आराम से 3 महीने बाद बता रहे, नहीं, विद इन अगले महीने में बता देना। या फिर फाइल नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद सीजी विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या है, लास्ट डेट जो अपॉइंटमेंट की है वही लास्ट डेट किसकी है, इंटीमेशन की भी है। आया कि नहीं आया, देखो ये साल है, ये 6 महीने यहां खत्म हो रहे हैं, यहां तक अपॉइंट करना है और इंटीमेट भी कर देना है। इंटीमेट करने की डेट क्या है, जब अपॉइंटमेंट हुआ उसके 30 दिन के बाद, या फिर 180 डेज जब खत्म हो रहे, विच एवर इज अर्लियर। मान के चलो तुमने लेट अपॉइंट किया, मतलब कि 180 यहां पे 180 डेज खत्म हो रहे थे, तुमने एकदम 178 डे पे अपॉइंट किया, और अब तुम सोच रहे हो अभी तो हमारे पास 30 दिन है। क्या तुम्हारे पास 30 दिन है, नहीं, तुम्हारे पास 2 दिन है। हाँ, पर अगर तुमने मान लो कि पहले दूसरे महीने में ही अपॉइंट कर दिया तो फिर तुम्हारे पास कितने दिन है, 30 दिन है, मैक्सिमम 30 दिन है, क्योंकि 180 हो गया या 30 दिन, विच एवर इज अर्लियर। हाँ, ये नहीं बोल सकते कि अब तो बढ़िया 3 महीने हैं, नहीं नहीं नहीं, अपॉइंट मैंने के 30 दिन, अपॉइंट करने के 30 दिन या फिर 180 डेज जिस दिन खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 188 डे पे तो तुम अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि करोगे उसी दिन तुमको या तो फिर क्या देना पड़ेगा, इंटीमेशन देना पड़ेगा सीजी को। हाँ या ना, फटाफट बोलो। तो विच एवर इज file a notice of appointment within CG within a period of 30 days from the board meeting in which such appointment is made. File a notice of appointment CG within a period of 180 days from the commencement of financial year, whichever is earlier. Appointment हो गया, the audit will continue in the office till the, अच्छा अब ऑडिट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, साल खत्म हो जाएगा। हैं क्या 31 मार्च में साल खत्म हो जाएगा तो उसको भगा देंगे क्या? 31 मार्च को तो कॉस्ट ऑडिट मतलब रिकॉर्ड्स फाइनल होंगे, सब कुछ होंगे। फाइनल ऑडिट कब तक करेगा ये, अगले 180 डेज तक, मतलब कि 180 डेज, साल शुरू होने के 180 डेज तक अपॉइंट होना है और साल खत्म होने के बाद 180 डेज तक उसको क्या कर देनी है, ऑडिट रिपोर्ट पेश कर देनी है। क्या कर देनी है, ऑडिट रिपोर्ट पेश कर देनी है। तो ऑडिटर शैल कंटिन्यू इन ऑफिस टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर और टिल द सबमिट हिज
रिपोर्ट। या तो 180 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, जल्दी छुट्टी चाहते हो तो क्या कर दो, जल्दी रिपोर्ट सबमिट कर दो और चले जाओ। तुम्हारी बात नहीं कर रहे, ऑडिटर की बात कर रहे नालायक। अगर ऑडिटर जल्दी छुट्टी चाहता है, अगर ऑडिटर क्या चाहता है, जल्दी छुट्टी, बढ़िया, जैसे ही रिपोर्ट सबमिट करेगा उसके बाद वो जा सकता है। और रिपोर्ट सबमिट करने की लास्ट डेट क्या होगी, 180 डेज। 180 डेज समझते हो ना, 6 महीने। हाँ, अब बीच में क्या हो गया, कैजुअल वैकेंसी आ गई। कैजुअल वैकेंसी मतलब, कैजुअल वैकेंसी का मतलब बेटा ऑडिटर पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया उसका काम करते करते, मतलब समझो मैं तुम लोग को पढ़ा पढ़ा के पागल हो गया, मुझे दिमाग ने पागल घोषित कर दिया, मैं काम ही नहीं कर सकता, तो नया टीचर कोई पढ़ाने आएगा, ठीक है, तो हमको क्या बोल जाएगा, कैजुअल वैकेंसी। आ रही का सन में। तो अगर ऑडिटर की कैजुअल वैकेंसी हो जाए, किसी कारण से वो छोड़कर चला जाए, है ना, या पागल ही हो गया, इनकेपेबल हो गया, उसकी डिग्री छिन गई, कुछ भी ऐसा उसके साथ हो गया जिस कारण से वो काम नहीं कर सकता है, तो जैसे ही कैजुअल वैकेंसी आई वो गया और 30 दिन के अंदर अंदर क्या ले आओ, रिप्लेसमेंट ले आओ। देख रही हो, नालायक, बड़ी मजा आई, ठीक है। तो कैजुअल वैकेंसी कब तक होगी, विद 30 डेज। हाँ बोलो। फिर इन्फॉर्म द सीजी, अब फिर से सीजी को बताओ, जो पहला वाला किया था वो पगला गया, छोड़ के चला गया, दूसरा रख दिया, फिर उंगली मत करना, हाँ या नहीं। सबमिट द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बाय कॉस्ट एंड सीआरए 3। देखो फॉर्म नंबर याद रखना, सीआरए 1 में पहली बार अपॉइंटमेंट बताया था, सीआरए 2 में क्या किया, कैजुअल वैकेंसी, और सीआरए 3 में क्या दिया, रिपोर्ट दिया। कॉस्ट और रिपोर्ट शैल सबमिट बोर्ड विद इन द 180 डेज, कंपनी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट of a copy of cost audit report furnished it to CG with CRA 4। जैसे ही कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिली किसको, कंपनी को, विद इन 30 डेज के अंदर वो क्या करेगा, CRA 4 के अंदर किसको दे देगा, CG को। ये लो, ये रही तुम्हारी रिपोर्ट। हाँ या ना, फटाफट बोलो। सबसे पहले क्या होगा, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट उसको बताएंगे, हेलो तुम्हारी नौकरी लग गई, फिर तुरंत किसको बताएंगे, सीजी को। सीजी को बताएंगे कब, 30 दिन अपॉइंटमेंट के, या 180 डेज, विच एवर इज अर्ली। ऑडिटर कब तक अपॉइंट होना चाहिए, साल शुरू होने के 180 डेज, कब तक रहेगा, साल खत्म होने के 180 डेज। और रिपोर्ट सबमिट करने का टाइम क्या है, साल खत्म होने के 180 डेज। पहले रिपोर्ट सबमिट कर सकता है क्या, हाँ, सबमिट कर दिया, जल्दी छुट्टी हो गई, जाओ, जा सकते हो, बोलो हाँ या नहीं। कैजुअल वैकेंसी हो गई तो 30 दिन के अंदर क्या कर दो, अपॉइंट कर दो, और सीआरए 2 के तहत किसको बता दो, सीजी को, हाँ या नहीं। और सीआरए 3 के अंदर क्या कर दो, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जमा कर दो, ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर जमा करेगा कंपनी को, और सीआरए 4 के अंदर कॉस्ट रिपोर्ट कंपनी जमा करेगी सीजी को, हाँ या ना बोलो। फॉर्म 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 के नंबर से सीआरए रिपोर्ट जो है, जैसे रिपोर्ट होगी ना, जिनकी मैं जैसे फॉर्म नंबर्स नहीं होते हैं, ये फॉर्म नंबर है, जैसे तुम उसमें पढ़ते हो, पढ़ोगे आगे एमआर नंबर, एमपीटी नंबर, जो कंपनी लॉ में चलते हैं, वैसे यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट में सीआरए 1, सीआरए 2, सीआरए 3 ऐसे चलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, कि अभी आगे आएगा। वैसे यहां तक समझ में आया, ये पूरी कहानी ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखी हुई है, पढ़ के आओगे क्या, होमवर्क दे दूं ये, चलो अभी छुट्टी नहीं हुई है, चैप्टर खत्म होगा आज। पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, अब सड़ी सड़ी सी बात है, पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट क्यों कराना है, चेक करते समय कि कॉस्ट ऑडिट सही बनाए कि नहीं बनाए, गलतियां ये में यही सब है, हाँ या ना बोलो। तो वही दिखा है, the general objective can be described include the following: the verification of cost account with the view to ascertaining that these have been properly maintained and complied according to the cost accounting system followed by the enterprise। हाँ या नहीं बोलो, सही से बने कि नहीं बने। दूसरा, ensuring that prescribed procedures of cost accounting records rules are duly adhered, तो जो रूल्स है उनको सही से फॉलो किया गया है। डिटेक्शन ऑफ errors and fraud, verification of cost of each cost unit cost center, डिटरमाइन द इन्वेंट्री वैल्यूएशन सही से किया है कि नहीं किया। फिर क्या है, फैसिलिटेटिंग फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्व, पीरियोडिकल रिकंसिलेशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंस, कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बीच में रिकंसाइल करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, हाँ, डिटेक्शन ऑफ, करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस। किसकी मम्मा का, अब पे ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंक्यूलेशन ऑफ कॉस्ट
कॉन्शियसनेस, ठीक है क्या? इंक्यूलेशन ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब सही से कॉस्ट, मतलब कॉन्शियस होके खर्चा कर रहे हो कि नहीं. एडवाइजिंग मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज रिगार्ड वेयर एरियाज वेयर परफॉर्मेंस कॉल्स फॉर इंप्रूवमेंट. कहां कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वहां वहां पे आपको मार्क करके देना है, बाकियों से कंपेयर करके, बाकी इंडस्ट्री से कंपेयर करके. प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू वेरियस ऑप्शनल डिस्क्लोजर्स, ऑपरेशनल डिस्क्लोजर्स. हाँ या ना फटाफट बोलो. नहीं आया? आखिरी बस. सोशल पर्पस क्या है? ताकि सही दाम तय हो, फिक्सेशन ऑफ रीजनल प्राइस, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस. जनरल ज्ञान की बातें. हाँ या ना बोलो. फिर क्या है? चैनलाइज एंटरप्राइज रिसोर्सेज टू मोस्ट ऑप्टिमम प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल एरियाज. रिसोर्सेज सही जगह पे लग रहे हैं, कॉमन बातें हैं. अगला क्या है? ऑडिटेड कॉस्ट डेटा, फैसिलिटेट इन सेटलमेंट ऑफ बिल्स इन केस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जैसे मैंने ठेका लेता हूं ना, तो कई बार जैसे एक बार जैसे मैं घर बनाने का ठेका लिया, घर बनाने का एक ठेका कैसे होता है कि भैया पूरा घर तुमको 1 करोड़ में बना के दे देंगे, 1 करोड़ हमको दे देना. अब तुम कोई नई चीज लेके आए हो, एकदम नई की जो पहले कभी बनी नहीं, और मुझसे बोल रहे हो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बताओ. मैंने कहा मुझे क्या पता कितना लगेगा, पहली बार बना रहा हूँ, ये दुनिया में किसने पहली बार बनाई, मैं पहली बार बना रहा हूँ. तो बोले कैसे तय करें? मैंने कहा एक काम करते हैं, अपन ये करते हैं, जितना खर्चा लगेगा, अभी तो पहली बार बन रहा है, मुझे पता ही नहीं खर्चा कितना लगेगा, तो मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दूं. तो उन्होंने बोला जितना खर्चा लगेगा उसमें 30% मेरा प्रॉफिट जोड़ के कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट अपन तय कर लेते हैं. उसने बोल दिया वेरी गुड, मैंने बोल दिया वेरी गुड. अब मैं जबरदस्ती के खर्चे कर रहा हूं, ताकि कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, तो 30% भी बढ़ेगा और प्रॉफिट क्या आएगा, ज्यादा आएगा. तो जब भी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है तो ये बात कर ली जाती है कि कॉस्ट ऑडिट कराया जाएगा, ताकि आप जेन्युइन खर्चे कर रहे हो कि नहीं. तो कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने में भी मदद करता है. हाँ या नहीं? जितना खर्चा लगा, मैं तुम्हारा घर बनाने आया, मैंने बोला भाई तुम्हारा घर बना देता हूं, जितना खर्चा लगेगा ना पूरा घर बनाने में, उस पर 30% जोड़ के मेरे को दे देना, मैं पूरा घर तुमको बना के दे दूंगा. आई क्या बात समझ में? तो ये होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, pinpointing areas of inefficiency and mismanagement if any for the benefit of the shareholder, consumers etc, such that necessary corrective action can be taken in time. गलतियां हैं वो पकड़ में आ जाएंगी तो क्या होगा कि मैनेजमेंट भी सही करेगा, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिटेबल होगा, कंपनी के लिए भी अच्छा होगा, कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा होगा, खर्चे कम होंगे. हाँ या नहीं फटाफट बोलो. ये दिए हैं CRA फॉर्म्स. CRA 1 में क्या क्या डिटेल जाएगी, ठीक है, ये पूरी पढ़नी है आपको. CRA 2 में कौन कौन सी जाएगी, इंटीमेशन. CRA 3 में कौन कौन सी जाएगी, CRA 4 में कौन कौन सी जाएगी. ये CRA जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में पूछ लेते हैं वो लोग कई बार डायरेक्ट, तो इजी होता है, लेकिन एक बार रीड कर लेना. हाँ या ना, होमवर्क लिख लो. ये पूरा चैप्टर रीड करके आना है. अरे हाँ बोलो. और MBA SBA वाला जितना हो गया वो पूरा रीड करके आना है. हाँ या नहीं? MCQ होमवर्क दूं क्या MBA SBA के करने के? कोई बात नहीं, एक काम करो, सिर्फ रीड करके. ठीक है, रोते क्यों? आराम से बोलो, चिल्लाने लगते हो. ठीक है क्या? चलो, यहां तक समझ में आया. आज की सभा समाप्त. बोलो सत्यनारायण भगवान की जय.